डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से मैं आपका आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं आज के सेशन में एनी का भी स्वागत करती हूँ, जो आज इस सेशन में इस टॉपिक को समझने में हमारी पूरी हेल्प करेंगी। सो वेलकम एनी। थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एनी। थैंक यू। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर साई करुणा मिशन एक बिल्कुल नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने है, सोल सर्च एंड थर्स्ट। इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हर बार एक नए विषय पर चर्चा करना, एक नए सब्जेक्ट को डिस्कस करना आसान नहीं है। इनफैक्ट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और जितना मैं समझती हूँ, हमें साई करुणा मिशन को लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है जूम सेशंस लेते हुए। सो अराउंड हमने 356 से भी ज्यादा टॉपिक्स अभी तक कवर कर लिए हैं, जिसका पूरा पूरा श्रेय डॉक्टर उदय शाह को जाता है। बिकॉज हम जितने भी स्पीकर्स यहाँ आते हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, वी आर जस्ट अ मीडियम। ज्ञान पूरा का पूरा, रिसर्च पूरी की पूरी डॉक्टर उदय शाह की है, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसा कि डॉक्टर शाह ने कहा अपने लास्ट सेशन में, जो उन्होंने क्वांटम पे लिया था, कि अभी 300 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं, जिन्हें होपफुली हम आपके साथ ऐसे ही आगे सफर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि डॉक्टर उदय शाह बिल्कुल निस्वार्थ हमारे साथ अपना पूरा ज्ञान बांट रहे हैं और हमारे को इवॉल्व करने में कॉन्स्टेंटली लगे हुए हैं, सो आई थिंक हम उनको जितना थैंक्स दें, जितना ग्रैटिट्यूड करें, उतना कम है। सो एनी, डू यू अग्री विद मी ऑन दिस? यस, 100%। आई होप सारे पार्टिसिपेंट्स भी अग्री करेंगे। इफ यस, देन आई वांट टू सी अ थम्स अप ऑन द स्क्रीन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगर ऐसा हम सभी, अब क्योंकि हम एसकेएम की सोल फैमिली है, सेम फ्रीक्वेंसी है, और क्योंकि हम एक जैसा सोच रहे हैं, सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, आई थिंक हम लोग सब मिलकर डॉक्टर शाह को अपने फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट एक थैंक यू कहते हैं। सो क्योंकि हम सबको थैंक यू कहना है सर को, सो आई वुड रिक्वेस्ट एनी कि एनी एक मेडिटेशन के थ्रू हमारे सारा ग्रैटिट्यूड सर को कन्वे करे। सो सो एनी, इज दिस यस, द राइट वे? यस, 101%। सो चलो ले। होप सर यहाँ पर हो तो हम सर को स्पॉटलाइट करें, अगर सर यहाँ पर हैं तो। एल्स हम सब सर को ब्लेसिंग्स भेजते हैं और ग्रैटिट्यूड करते हैं। इट्स एक्चुअली वेरी 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 मच थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट दैट सर ने हमें इतना इतना ज़्यादा मौका दिया हर चीज़ के लिए, चाहे हम खुद हैं, चाहे पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे टीम मेंबर्स हैं, एज अ फादर, एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ एवरीथिंग, एज अ गुरु, एज अ मास्टर, उन्होंने हमेशा हमें गाइड किया है। सो लेट्स विश फॉर हिम। सो आई होप आप सब अग्री हैं। सो हम लोग शुरू करते हैं, हम लोग आंखें बंद करते हैं। सो हम सर को हील करते हैं पहले और सर का थैंक यू करते हैं। थैंक यू सर, यू आर हियर विद ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। सो लेट्स हील सर। सभी आंखें बंद कीजिए। अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। पूरा ध्यान सांसों पर ही रहेगा। अपने हायर सेल्फ का आवाहन कीजिए।
अपने अपने मास्टर्स का, गुरुओं का, देवी देवताओं का आवाहन कीजिए। Will invoke Sirs, Master, Guru, देवी देवता। सर के हायर सेल्फ को आवाहन देते हैं हम सब मिलकर सर के हायर सेल्फ और मास्टर से परमिशन लेते हैं टू हील हिम, want to thank him from our bottom of our heart. Please allow us to be in his aura to heal him. साथ ही साथ अपने गुरुओं और अपने मास्टर से भी अब परमिशन लीजिए। Now focus on your heart. सभी अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान दीजिए। आपकी हर आती हुई सांस और जाती हुई सांस आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रही है। Expand your heart. Expand it more and more. आज पूरा ऑरा खोल दीजिए अपने हार्ट का। केवल भाव डालिए, I allow myself to open my heart. अब हम अपने अपने डिवाइन मास्टर्स से ब्लेसिंग्स लेंगे। और सर को पास ऑन करेंगे। With the deep core of your heart, send blessings to him. In the form of gratitude. We thank you. We love you. We thank you. We thank you from the core of our heart. We are sorry if we hurt you in any form, in any way. Please forgive us. We are really, really, really thank you to you. हम हृदय के भीतर से आपका शुक्रिया करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें राह दिखाई आगे बढ़ने के लिए।
आप हमारे गुरु हैं, आप ही हमारे पेरेंट्स हैं, आप ही हमारे मास्टर्स हैं, आप ही हमारे सब कुछ है, आप ही हमारे भगवान हैं इस समय। आपकी गाइडेंस की वजह से we are upgrading ourselves, we are upgrading our souls. जितना भी शुक्रिया करें वो कम है। Thank you for giving us this opportunity to learn new things in our life. Thank you for giving us opportunity. Thank you for giving us this platform to heal, not to deal. You are the one who's our real master, our real friend, our real guru. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Let's heal him with the white light of your masters. जिन्होंने भी हीलिंग सिंबल्स सीखे हैं वो सिंबल्स के साथ सर को हील कीजिए। May Lord, may Sai bless you with abundance of love and light. May Sai bless you and your family, your kids, to uplift more and more. We are deeply thankful to you. Thank you so much, sir. We love you. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you all the masters, gurus, देवी देवता जिनका भी हमने आवाहन किया है उन सबका धन्यवाद कीजिए। इस यूनिवर्स का धन्यवाद कीजिए। अपने सेंटर ऑफ योर हार्ट वापस आइए। अपने हार्ट के ऑरा को क्लोज कीजिए। Slowly come back and open your eyes. Thank you, Annie. Thank you, sir. Thank you, Chitra ji. बहुत Thank ही you, everyone. आपने सर तक हमारी जो हम कहना चाहते थे आपने कन्वे करवाया। थैंक यू एनी, थैंक यू सो मच। सो एनी स्क्रीन विजिबल है? आपकी वॉइस थोड़ी कम है। वॉइस कम है मेरी? अभी ठीक है। बेटा आप इतने डीप में ले जाते हो, क्या करें, वॉइस कम हो जाती है। सो लेट्स बिगिन एनी। जी। सो जस्ट गिव मी 1 मिनट। एनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें बिफोर वी जी स्टार्ट? हाँ जी। बिफोर गोइंग फॉर द सेशन हम लोग पहले इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे आपसे। सो हमारी अपकमिंग रिट्रीट आ रही है 10 जून से 14 जून साईं के यहाँ पे शिरडी में। सो हम आप सबका स्वागत करते हैं। प्लीज़
आइए और ज्वाइन कीजिए 10 जून से 14 जून के बीच। पहली बार इन 4 दिनों में हम कुछ नया और सीखेंगे। क्वांटम सर्जरी सीखेंगे, सोल रिग्रेशन सीखेंगे। उसी तरह से हमारा हर संडे, जैसे कि लास्ट संडे हुआ था, इस संडे भी हमारा प्राणायाम सेशन है, ब्रीदिंग सेशन है, सुबह 6 से 7 बजे। सो काइंडली ज्वाइन एंड रजिस्टर योरसेल्फ। जिन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया वो रजिस्टर कर सकते हैं। जी चित्रा जी, नेक्स्ट स्लाइड। जी, उसी तरह से हमारा आने वाला करुणा हीलिंग एंड साइकिक सर्जरी एंड मनी अबंडेंस आ रहा है 15 से 17 में। आई थिंक दिस इज द ओल्ड फ्लायर। हाँ, ओल्ड फ्लायर हो गया गलती से, आई एम सॉरी। द ओल्ड फ्लायर। वूम रिग्रेशन बता दो। जी जी जी, हमारा वूम रिग्रेशन है। हमारा वूम रिग्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, रेगुलरली हमारे आफ्टरनून में सेशंस हो रहे हैं। ये अपॉइंटमेंट बेसिस पे सेशंस हैं। दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। एक्चुअली हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चाइल्डहुड पे भी आई हैं। हमें हमारी मॉम ने भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं वाइल डिलीवरिंग अस, और हमने भी बहुत प्रॉब्लम फेस की है वाइल डिलीवरिंग आवर चाइल्ड। सो मेल्स भी करवा सकते हैं और फीमेल्स भी करवा सकती हैं दिस वूम रिग्रेशन। इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर एवरीवन। सो हम अपने प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंच सकते हैं और उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो अब आने वाला हमारा कुछ नए वर्कशॉप्स हैं ऑनलाइन, जो कि ऑरा वर्कशॉप है, होपोनोपो वर्कशॉप है, स्वर योगा है, 5 एलिमेंट्स, मनी अबंडेंस एंड मर्मा थेरेपी। सो कमिंग वीक में 22 से 24 मई के बीच में ये हमारा आफ्टरनून सेशन होगा 2 से 5 का। ये सब चीज़ें हम सिखा रहे हैं 5,000 रुपीज़ में। सो आई वॉन्ट एवरी वन टू बी ज्वाइन। जिन्होंने नहीं सीखी हैं इन चीज़ें, प्लीज़ वो ज्वाइन कीजिए और सीखिए हम लोग के नए कोर्सेज को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू चित्रा जी। ठीक है आनी, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सोल सर्च एंड थर्स्ट। सोल की सर्च भी है एंड सोल की थर्स्ट भी है। आगे सेशन में हम धीरे धीरे समझेंगे कि इस सर्च में और इस थर्स्ट में डिफरेंस क्या है। अब क्योंकि हम सोल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये सोल हमारी बॉडी में कैसे आती है। हम इतने दिन से लगातार सेशंस ले रहे हैं जिसमें हम अपने माइंड, बॉडी और सोल की बात करते हैं, लेकिन पहली बार हम शायद ये एक्सप्लेन करेंगे अपने सेशन में कि किस तरह से ये सोल हमारी बॉडी का एक पार्ट बनती है, कैसे इस बॉडी में प्रवेश करती है। ये वीडियो इंग्लिश में है, बट इसके खत्म होने के बाद एनी और मैं ये ट्राई करेंगे कि इसके एसेंस को, इसके सार को हम हिंदी में भी समझा पाए। अगर आप लोगों को इस वीडियो की आवाज सही सुनाई देगी तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे एक मैसेज डालिएगा। Most spiritual traditions speak of an entity within us, which is called the soul, or life force, or Atman. But scientists and philosophers have often questioned its existence. However, even in the past, the insights of mystics and sages have initially been questioned, only to be later recognized as being closer to the truth. So, if we assume that such a thing as the soul exists, how does it manifest in human form? We asked author and heartfulness guide Daji. So, based on the attitude of parents at the moment of conception, because of this attitude, it creates a certain level of vibratory level around them. This field attracts a soul matching that frequency. It's not that somebody comes and says, okay, I have brought this soul in this family.
the soul that matches that vibratory level will be attracted. It fits in like lock and key. Human life starts with a sperm merging with an egg. It is a biological process that culminates in the birth of a baby. Where is the soul during this process? So the soul hovers around this mother's womb. The genetic process has started. It is the soul that becomes very important now by remaining outside in that vicinity of the womb. It starts applying its force. It accelerates this division of cells. First critical organ that is formed is the heart. And from the heart, again, slowly other organs are nourished. According to yogic science, along with the physical body, the spiritual body also develops. A network of pathways for the life force to flow through is created. Places where many of these pathways intersect form into energy vortices. These are called chakras, and also known as points in spiritual anatomy. Although most yogic traditions recognize 7 major chakras, some, like the heartfulness tradition, also speak of many more points and subpoints. Now when the embryo is ready and proper brain formation is there, and as soon as Brahmarandhra is formed in the brain, which is here, the occipital area of the brain, which in heartfulness tradition we call it as the 12th point. The soul enters through the 12th point moment Brahmarandhra chakra is completely formed. And this happens within 3 months of embryo development. Why doesn't the soul enter before 3 months? For that, I'll have to give you a small example. Let us see if I'm manufacturing an electronic device. If it is not completely formed and I plug it with the electric current, what will happen? Once it enters the body, where does the soul go? Is it present throughout the body? The spiritual journey is often characterized as an expansion of consciousness that occurs as one moves through the points or chakras. So where exactly does the soul reside? Heart is the seat of the soul. That's where it resides. It is through this heart that it reaches out to all the chakras in the system as well as other dimensions which are not experienced. We have so many dimensions to cover, physical as well as metaphysical. When our journey begins from the heart, that means the soul's energy is now moving upward. Now when the soul's energy moves upward and settles on the Atma chakra, but does the soul actually move there? No, it doesn't move there. Think of it this way. There is a trunk of a tree and there are many branches. One branch is reaching here, another branch is reaching higher, another branch is going this way. So like that, there is a heart here. Atma resides there. One branch that goes up to the Atma chakra. Energy flows there. Another branch extends up to the Agni chakra. Energy flows there. So in this heartfulness way, we clean the chakras, we clean the path in between. The energy reaches out from the soul residing in the heart to all these chakras without hindrance. तो इस वीडियो से हमने समझा कि कंसेप्शन के टाइम
जब एक मदर कंसीव करती है सो उस वक्त जो दोनों पेरेंट्स की वाइब्रेशन है, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, उसी पर डिपेंड करते हुए सिमिलर फ्रीक्वेंसी की सोल के, अपने बच्चे के सोल के लिए पेरेंट्स उस सोल को अट्रैक्ट करते हैं। और लगभग कंसेप्शन के 3 महीने के बाद जब बॉडी में, जब फिजिकल आपका हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और ब्रेन बनना शुरू होता है और एम्ब्रियो काफी स्ट्रांग हो जाता है, उस वक्त 3 मंथ्स के बाद 12th पॉइंट से, विच इज कॉल्ड द ब्रह्मरंध्र चक्रा, वहां से सोल बॉडी में, एम्ब्रियो में एंटर करती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीट है सोल की, दैट इज हार्ट। लेकिन जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे एक ट्री का ट्रंक होता है, ट्रंक स्टेबल होता है लेकिन जगह जगह उस ट्री की ब्रांचेस निकलती रहती हैं। सो उसी तरह जो सोल है उसकी सीट हार्ट है, लेकिन सोल की एनर्जीज ब्रांच की तरह, एक पेड़ की शाखाओं की तरह जगह जगह शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होती है। सो इस तरह एक सोल एक एम्ब्रियो में एंटर होती है। और कहा यह जाता है इसके अलावा कि जिस तरह सोल इस 12th पॉइंट से बॉडी में एंटर होती है, डेथ के टाइम अगर हम अपनी मृत्यु के समय कॉन्शियस होंगे, हमारा माइंड एक्टिव होगा, तो हमारी जो ये सोल है वो एग्जिट भी इसी 12th पॉइंट से, इसी ब्रह्मरंध्र चक्र से एग्जिट होनी चाहिए। ऑल्दो सोल बॉडी के किसी भी पार्ट से एग्जिट हो सकती है, पर बेहतर यही रहता है कि अगर हम अपनी डेथ के टाइम पे कॉन्शियस होंगे, सो हमारी सोल उसी पॉइंट से एंटर होगी, उसी पॉइंट से एग्जिट होगी जहां से वो एंटर हुई है। सो ये हमने, एनी और मैंने एक प्रयास किया डॉक्टर शाह के साथ मिलके कि आपको ये समझाए कि कैसे एक सोल जो है वो बॉडी में आती है। अब हमने आज एक डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन से हम आज के इस सेशन को समझाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली अभी हमने देखा कि ये सोल बॉडी में एंटर कर चुकी है। अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम समझेंगे कि कैसे ये सोल, ये बॉडी जब अपनी मदर की वूम्ब से बाहर आकर इस धरती पे जन्म लेती है, तो कैसे ये सोल लाइफ और डेथ के इस चक्रव्यूह में फंस जाती है। हम हमेशा यही कहते हैं कि ये एक चक्रव्यूह है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। सो आज हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये आपको दिखाएंगे कि ये पर्टिकुलर सोल जो अभी आपने देखा, ये मदर के जो वूम्ब में थी, ये अब चेतना के नाम से इस धरती पर जन्म लेगी। जी जी चित्रा जी, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग कि किस तरह से सोल ने बर्थ लिया। तो अब हमारी सोल जो है वो जन्म ले चुकी है, जिसका नाम है चेतना, जो कि लड़की है, और ये उसके फादर है जिनका नाम है सारथी। तो ये डॉटर है और ये फादर है। और जो फादर है वो कंप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर कि मेरी जो डॉटर, मुझे डॉटर क्यों दी गई है, मुझे लड़की क्यों दी गई है, व्हाई डिड यू गिव मी अ गर्ल चाइल्ड। तो आप सोचिए कि जब वो मदर के वूम्ब में थी तब तक उसे नहीं पता था कि वो एक गर्ल चाइल्ड है, लेकिन जब वो वूम्ब से बाहर आई, वूम्ब से बाहर आई तो उसे पता चला, फादर को पता चला कि वो एक फीमेल डॉटर है। तो वहीं से उसके लिए क्राइसिस स्टार्ट हो चुके, उस फीमेल के लिए वहीं से क्राइसिस स्टार्ट हो गए। और वो फीमेल बोल रही है कि ओ लॉर्ड, मुझे लड़की क्यों बनाया। वो बार बार इस बात की दोहाई दे रही है कि मुझे लड़की क्यों बनाया, भगवान से कंप्लेन कर रही है। क्यों? कि वो अपनी चेतना को, अपनी सोल में जो बॉडी में जो सोल एंटर की थी, वो उस समय उस चीज में फंस गई, यानी कि उस माया में फंस गई, जो कि प्योर सोल की चेतना थी। जिस समय जब वो प्योर सोल एंटर करी बॉडी के अंदर, तो उसने मदर की और फादर की एनर्जी को भी ग्रैब किया, और वो भूल गई कि वो कहाँ पर जन्म ले रही है और वो किस पर्पस से जन्म ले रही है। तो वो अपना पर्पस भूल चुकी है यहाँ पे। तो उसने जन्म लिया एक लड़की की फॉर्म में, और वो एक लड़की है, ऊपर से एक गरीब घर में है। तो एज अ फादर, जो उनको लड़की नहीं चाहिए थी, क्यों? क्योंकि पुअर फैमिली है, इस वजह से। अगर फैमिली अच्छी होती तो शायद वो एक्सेप्टेबल होती, बट यहाँ पर वो पुअर फैमिली में जन्म लिया उसने, और उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि अपनी बेटी को, उसकी शादी भी करनी होगी, उसको डॉरी सिस्टम, जो भी हमारे हिंदुस्तान में जो सिस्टम है उस हिसाब से उसके लिए वो बिल्कुल
अग्री नहीं था और वो बिल्कुल खुश नहीं था और दिन रात उसको कोसता था और वो दिन रात रोती थी, दिन रात पेन में रहती थी। तो उसने इतना पेन सहा और पेन सहते सहते वो सोचती थी कि हे भगवान, जब भी मेरी मृत्यु हो तो मुझे एक अच्छी फैमिली में देना, मुझे अच्छी फैमिली देना, मुझे अच्छा प्यार करने वाला फादर या मदर देना, मुझे अच्छी अमीर फैमिली देना। तो वो बार बार इसी बात की दुहाई लगाती थी कि मुझे अच्छी फैमिली देना। तो आप आगे हम देखेंगे कि जैसे जैसे लड़की आगे बढ़ती रही, उसकी उम्र होती गई और उसकी डेथ हो गई। एक समय ऐसे आया कि उसकी डेथ हो गई, वो पोर्टल पे थी अपने। तो उस समय जब पोर्टल दिखाया गया उनको, पोर्टल यानी कि जब वो मृत्यु हो गई उनकी, उसके बाद मृत्यु के बाद जब हम भगवान के पास जाते हैं तो हमें एक मूवी दिखाई जाती है हमारे पूरी जर्नी की, लाइफ जर्नी की। तो वो लाइफ जर्नी की अपनी मूवी देख रही थी और उसने देखा कि वो एक गरीब फैमिली में थी और गरीब फैमिली की वजह से उसको बहुत सफरिंग सहनी पड़ी, यानी कि उसकी सफरिंग बहुत ज्यादा थी और लड़की थी और सफरिंग थी। दूसरी तरफ जो उसके फादर थे, उनके साथ जो उनका कार्मिक बना वो पेन का कार्मिक बना। तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे हमेशा पेन ही दी। तो उसके फादर के अंदर भी यही चीज गई थी कि मैंने अपनी बेटी को हमेशा पेन ही दी। तो वो जब पोर्टल से बाहर आना चाह रही थी, जब वो नेक्स्ट बर्थ लेना चाह रही थी, तो नेक्स्ट बर्थ में क्या हुआ वो हमें चित्रा जी आगे बताएंगी। जैसा अभी अभी हमें एनी ने बताया कि फर्स्ट लाइफ में जब चेतना ने जन्म लिया तो उसने पूरी अपनी लाइफ दो चीजों को पकड़ लिया। एक, शी वॉज अ फीमेल चाइल्ड। दूसरी बात, उसका जो बर्थ हुआ था वो एक गरीब परिवार में हुआ था। क्योंकि उसकी मृत्यु के समय ये दोनों बातें उसको आघात दे रही थी, उसे बहुत पेन पहुंचा रही थी, इसीलिए शायद पोर्टल पे जाकर उसने अपनी खुद की नई लाइफ चुनी, जिसमें उसने खुद को सबसे पहले एक मेल चाइल्ड के रूप में, अपनी एक मेल चाइल्ड के रूप में एक लाइफ उसने अपनी खुद चूज करी। और इस लाइफ में इसका नाम हुआ चेतन। अब क्योंकि एनी ने जैसा बताया कि वो अपने क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी अपनी फर्स्ट लाइफ में बहुत परेशान थी, इसलिए उसने खुद चूज किया टू बी पार्ट ऑफ अ रिच एंड अ वेल टू डू फैमिली। सो चेतन ने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां बहुत पैसा था, उनके पेरेंट्स बहुत केपेबल थे। पिछली लाइफ में जो उनके फादर थे वो इस बार उन्हें अपनी मदर के रूप में मिले। ये वो मदर थी जो अपने बेटे चेतन से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने अपना सारा टाइम, सारा पैसा, सारा दुलार, सब कुछ चेतन को दिया और उसे पढ़ा लिखा कर एक डॉक्टर बनाया। क्योंकि चेतन ने अपनी लाइफ में ये खुद मैनिफेस्ट किया था, इसलिए चेतन ने इस चीज को अचीव किया एंड वो एक बहुत ही वेल नोन कार्डियोलॉजिस्ट हुए। कहीं ना कहीं चेतन इस तरक्की के बाद इस पैसे के इतना खो गए कि वो उस माँ को इग्नोर करने लगे जिस माँ ने उन्हें अपना इस लाइफ में सब कुछ दे दिया था। कहीं ना कहीं चेतन को इस पैसे का घमंड भी होने लगा। जो सर्जरी पहले चेतन कुछ रुपयों के लिए करता था, उसी सर्जरी के लिए चेतन अब लाखों रुपए खर्च करने लगा और लाखों रुपए फीस और सर्जरी की कॉस्ट के तौर पे अपने पेशेंट से चार्ज करने लगा। चेतन अपने मनी, अपने प्रोफेशन, अपनी फेम, अपनी तरक्की में इतना खो गया कि वो उसी माँ को इग्नोर करने लगा जिसने उसे अपना सब कुछ दिया था और जो एक्चुअली एक सारथी की तरह हर कदम पे चेतन के साथ खड़ी थी। लेकिन क्योंकि सर बार बार कहते हैं जो जैसा हमारा कर्म होगा वैसा हमें देखना होगा, तो क्योंकि पैसे का घमंड चेतन को इतना हो गया था कि एक दिन जब चेतन हॉस्पिटल में एक सर्जरी के लिए जा रहा था तो उसे रास्ते में अपनी गाड़ी में जाते हुए कार्डियक अरेस्ट आया और उसी कार्डियक अरेस्ट के दौरान चेतन की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जैसा कि एनी ने हमें बताया, हम पोर्टल पे जाते हैं, अपनी लाइफ को रिव्यू करते हैं। चेतन ने भी अपनी इस लाइफ को रिव्यू किया और ये देखा कि कैसे मैंने पैसा पाया, तरक्की पाई, नेम पाया, फेम पाया, सब कुछ पाया, लेकिन उस इंसान को इग्नोर कर दिया जो हर पल मेरे साथ खड़ी थी। और चेतन ने ये देखा कि किस तरह मैंने अपनी माँ को इग्नोर किया। जब नेक्स्ट लाइफ आती है चेतन की, तो इसी लेसन के साथ वो एक अपनी थर्ड लाइफ में जन्म लेते हैं जिसके बारे में हमें एनी बताएगी।
जी, जिस तरह से, जी थैंक यू चित्रा जी, जिस तरह से चित्रा जी ने बताया कि फर्स्ट लाइफ में वो पुअर थी और उसके फादर बहुत क्रिप करते थे, बहुत ज्यादा हेट करते थे उससे, उसी तरह से सेकंड लाइफ में वो मेल चाइल्ड में आई और जो फादर है वो मदर की फॉर्म में आए, जहां पे वो हेट करते थे यहाँ पर मदर की फॉर्म में आकर उन्होंने लव किया, तो वहां से भी उनका कार्मिक उन्होंने चेंज किया और यहाँ पर आकर सेकेंड लाइफ में उन्होंने मेल चाइल्ड में बर्थ लिया और अपना रिच पर्सन की तरह फील किया, बट वही उन्होंने बताया कि उनमें ईगो आ गई थी। तो उसी तरह से वो नेक्स्ट लाइफ में आए उस रिग्रेट के साथ कि मैंने अपनी मदर को प्यार नहीं किया। सो दिस टाइम जो चेतन आए तो उनकी जो मदर आई उनके साथ, वो जो साथी थी उनकी मदर की फॉर्म में उनकी वाइफ बनकर आई। इस बार इनकी फैमिली बहुत ही हैप्पी थी, दे वर वेरी हैप्पी टुगेदर, उनके 2 बच्चे थे एंड दे वर एंजॉयिंग देयर लाइफ एंड चेतन भी बहुत खुश था अपनी जिंदगी में और उसकी वाइफ भी बहुत ही खुश थी क्योंकि वो चीज बैलेंस हो रही थी। लेकिन थोड़ा सा जब आगे हुआ, ये जब चीजें बैलेंस हो गई, तो समटाइम्स ऐसा होता है, हम इस चीज को समझेंगे कि जब हमारी लाइफ में सब चीजें बैलेंस हो जाती है तो लाइफ स्टक हो जाती है, तो हमारी लाइफ में हमको कुछ न्यू नहीं मिलता। हमारी लाइफ सब कुछ अच्छा जब कहते हैं ना कि भगवान हमें सब अच्छा दीजिए, तो भगवान ने सब कुछ अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? सो देयर इज एनी अदर लर्निंग फॉर अस? नथिंग, बिकॉज जब सब अच्छा है तो सब कुछ लर्निंग ही नहीं है हमारे पास। तो उसी तरह से अब इस लाइफ में सेम चीज चेतन के साथ हुई। उसको एक टाइम पे आके वो हैप्पी फैमिली भी इरिटेट करने लग गई, उसको लगा कि मेरी लिबर्टी चली गई, मेरी फ्रीडम चली गई, मुझे तकलीफ हो रही है इस रिश्ते में, मुझे घुटन हो रही है इस रिश्ते में, तो मेरा दम घुट रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ एक्साइटिंग चाहिए अपनी लाइफ में। तो लेकिन उसकी जो वाइफ थी, शी वॉज वेरी हैप्पी, वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी, अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। सो उसके लिए सब चीजें बहुत ही लव्ड वन थी, सब चीजें बहुत अच्छी थी। बट जो चेतन था उसको फ्रीडम चाहिए थी लाइफ में, उसको बहुत फ्रीडम चाहिए थी। अब हम यहाँ पे 2 चीज जानेंगे। चेतन को फ्रीडम चाहिए थी, पहली चीज फ्रीडम चाहिए थी, तो वो चाहता था जिस तरह से उसके फ्रेंड्स एंजॉय करते हैं वो भी अपने फ्रेंड्स की जैसे एंजॉय करे, जैसे उसके फ्रेंड्स फ्रीडम में रहते हैं, अकेले रहते हैं और मस्ती करते हैं, उसी तरह से वो भी मस्ती करे, वो बाउंड होके नहीं रहे अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बेसिकली वो एस्केप चाहता था, बाहर आना चाहता था। अब ऑन द अदर साइड हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोलमेट। सो जो चेतन की वाइफ दिखाई गई है इसमें, आप यहाँ देखेंगे कि ये सोलमेट क्यों लिखा गया है यहाँ पे, सोलमेट क्या होते हैं। पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सोलमेट जिस तरह से चेतन के फादर थे, फिर उसके बाद मदर आई, मदर के बाद वाइफ आई, तो वो कार्मिक क्लियर नहीं हुआ। जब तक वो कार्मिक क्लियर नहीं होता तब तक इंसान कंटिन्यूसली बर्थ लेता जाता है उसी इंसान के साथ, डिफरेंट पोजीशन पे, डिफरेंट रिलेशनशिप में। तो सोलमेट इज लाइक अ क्लासमेट। जिस प्रकार से हमारे स्कूल में हमारे क्लासमेट्स होते हैं, वो हम हर क्लास आगे जाते हैं, वो हमारे साथ आगे जाते हैं। हम अगर फेल हो जाते हैं तो वो अगली क्लास में जाते रहते हैं, लेकिन हमें उस तक पहुंचना पड़ता है, जंप करके जाए या हम कैसे भी जाए। अगर हम फेल हो जाएंगे तो हमारी लाइफ वहीं स्टक हो जाएगी, हम लोग नीचे रह जाएंगे। बट अगर क्लासमेट हमारा आगे बढ़ रहा है, वो पूरा बढ़ता जाएगा। यही होता है ना कि क्लासमेट्स हमारे बढ़ गए, अगर हम फेल हो गए लाइफ में, तो हमको यहाँ पे फेल नहीं हुए, हम एज अ सोल हम फेल नहीं हुए, हम कंटिन्यूटली कर्मा बनाते जा रहे हैं और आगे जन्म लेते जा रहे हैं। राइट, हम कर्मा बनाते जा रहे हैं और जन्म लेते जाते हैं उन्हीं के साथ। तो इस लाइफ में आपने यहाँ पे कर्मा देखा, क्लियर किया, उसने उसको प्यार दिया, पूरा 100% दिया, वहां पे उसका कार्मिक क्लियर हो गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया क्योंकि उसका रिलेशन वहां खत्म हो गया। बट सोलमेट केवल यही होता है कि आपके साथ इट्स लाइक अ बैचमेट, जहां पे हमें अटैचमेंट नहीं चाहिए, केवल एवरीथिंग विल बी इन कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे अटैचमेंट आएगी, जहां पे कोई लेबल आएगा, वहां पर वो रिलेशनशिप कभी भी उसमें कार्मिक ही रहेगा। अगर रिलेशनशिप में हमें कार्मिक नहीं चाहिए तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज, उसी तरह से वो नेक्स्ट पोर्टल पे गए, नेक्स्ट लाइफ में आए, तो उन्होंने पोर्टल पे रिव्यू किया अपना, अगेन सेम चीज। तो उन्होंने देखा कि मुझे तो इस लाइफ में सोलमेट का एक्सपीरियंस भी हो गया, अब मेरी इनके साथ कार्मिक खत्म हो चुका है क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस लेना था प्यार का वो ले चुका हूं मैं। और इधर से दूसरी साइड पे उन्होंने देखा कि अब मेरी लाइफ तो हैप्पी थी, लेकिन मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं था, लेकिन एक कुछ नया करने की जो अंदर
चिंगारी थी, जो फायर थी नया करने की, कि फ्रीडम चाहिए, फ्रेंड्स चाहिए। तो वो फ्रीडम और फ्रेंड्स कैसे मिले हम नेक्स्ट लाइफ में देखेंगे। थैंक यू एनी। एनी ने बहुत ही खूबसूरती से बेसिकली हमें सोलमेट का कॉन्सेप्ट यहाँ समझाया और दिखाया कि कैसे एक सोल जो पिछले 3 लाइफ से चेतन अट्रैक्ट कर रहा था सारथी के फॉर्म में, कभी एज अपने फादर के फॉर्म में, कभी मदर के फॉर्म में, कभी वाइफ के फॉर्म में, जैसे ही उस सोलमेट से बेसिकली उसका कर्मा क्लियर होता है, सो उनका रिलेशनशिप का नेचर बदल जाता है फ्रॉम कार्मिक टू कॉन्ट्रैक्चुअल। राइट एनी? यस। तो अब क्योंकि ये कर्मा क्लियरेंस हो गया है, सो अब कहीं ना कहीं सारथी का रोल जो है चेतन की लाइफ में हमें खत्म होता दिखेगा। अब क्योंकि एनी ने बताया कि पोर्टल पे जाके, फॉर दैट रीजन पोर्टल से पहले भी, डेथ से पहले चेतन के एक सर्च थी एक ऐसी लाइफ के लिए जहां की वो फ्री हो सके, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। सो अगेन इन द 4th लाइफ चेतन ने बिल्कुल वैसी ही लाइफ अपनी चुनी जिसकी सर्च के साथ उनकी डेथ हुई थी। यहाँ चेतन एक ऐसी फैमिली में उसने बर्थ लिया जहां उसको टोटल लिबर्टी थी, उसे किसी तरह की पाबंदी नहीं थी, कोई फैमिली ऐसी नहीं थी जो उसे रिस्ट्रिक्ट करती, उसको रोक टोक करती, या फिर उसको किसी के तरफ अपनी ऐसी कोई जिम्मेदारियां पूरी नहीं करनी थी। सो चेतन पूरी तरह से इस लाइफ में फ्री थे और लिबर्टी पे थे। और क्योंकि चेतन ने अपनी पिछली लाइफ में इस बात की सर्च दिखाई थी कि उन्हें एंजॉय करना है, सो उसी सर्च के पीछे चलते चलते चेतन अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगे और पार्टी करने लगे, एडिक्शन में कहीं ना कहीं फंस गए। लेकिन इससे पहले कि चेतन को इस बात का पता लगता, चेतन को ये लगा कि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ विद माई फ्रेंड्स। ऐसे चलते चलते चेतन ने अपनी लाइफ के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण साल ऐसे ही निकाल दिए। लेकिन जब तक उन्हें इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चेतन को पता ही नहीं चला कि कब उनका एंजॉयमेंट, कब उनकी लिबर्टी, कब उनका पार्टी, कब उनका फन बेसिकली उनके एडिक्शंस में तब्दील हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, हमेशा कोई ना कोई हर स्टेज पे, हर हमारी लाइफ पे हमें हमारे कर्मा क्लियर करने में हमारी हेल्प करने जरूर आता है। ऐसे ही चेतन के साथ भी हुआ। चेतन को यहाँ पे करुणा के रूप में एक बहुत अच्छी दोस्त मिली। इस दोस्त ने चेतन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और ये कहा that I am your well-wisher, I will help you to come out of this। अब हमें जानना है कि ये करुणा कौन थी। ये करुणा बेसिकली चेतन की लाइफ में उनकी ट्विन फ्लेम थी। जैसे अभी अभी हमें एनी ने लास्ट लाइफ में सोलमेट का कॉन्सेप्ट समझाया, वैसे ही एक ये कॉन्सेप्ट है ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल। बेसिकली ये वो सोल है जो दूसरी सोल की आप कह सकते हैं डुप्लीकेट कॉपी है, उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये सोल जो पहली सोल की जितनी भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स है उसे कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आती है। तो करुणा भी इस धरती पे चेतन की ट्विन फ्लेम बनकर आई थी और उसका रोल सिर्फ इतना था कि वो चेतन को उसकी बुरी आदतों से लिबरेट कर सके, फ्री कर सके, ताकि इस सोल की जर्नी में चेतन का एवोल्यूशन हो सके। अब क्योंकि वो ट्विन फ्लेम थी तो चेतन चाहते ना चाहते हुए इस दोस्त की तरफ अट्रैक्ट हुए। अट्रैक्शन से यहाँ मेरा मतलब किसी भी तरह से आप अटैचमेंट से ना समझे, क्योंकि ट्विन फ्लेम एक वो सोल है जिसकी तरफ हम करुणा से, लव से, प्यार से इवॉल्व होते हैं। किसी भी तरह का अटैचमेंट या कोई भी आप पर्टिकुलर नाम इस रिश्ते को नहीं दे सकते, क्योंकि ये डिटैचमेंट का रिश्ता है जो पूरी तरह से प्यार और करुणा से भरा हुआ है। करुणा ने अपनी जिस पर्पस के साथ वो चेतन की लाइफ में आई थी, करुणा ने उस पर्पस को पूरी तरह से पूरा किया और चेतन को वो इसी लाइफ में उन एडिक्शन से बाहर लेकर आई। चेतन ने इन एडिक्शंस को करुणा की हेल्प से पूरी तरह छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि अपना ही एक लेसन था चेतन का, तो कहीं ना कहीं इन एडिक्शंस ने चेतन को एक फिजिकल सफरिंग दे दी थी।
सो चेतन अपनी इस लाइफ में उन एडिक्शन से तो बाहर आ गया था, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अफेक्ट हो गई थी। और इसी लाइफ में चेतन को एक कैंसर जैसी बीमारी हो गई और उनकी मृत्यु भी इसी बीमारी के कारण हुई। लेकिन चेतन इस लाइफ में ये समझ गए थे कि किस तरह करुणा जो है उनकी सोल के एवोल्यूशन में उनका हेल्प कर रही है। और जाते जाते चेतन को इस बात का एहसास हुआ दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइज इन लाइफ। अब जैसा कि हर बार डेथ के बाद हम पोर्टल पे जाते हैं, इस बार भी मृत्यु के बाद चेतन दोबारा पोर्टल पे गए और उन्होंने देखा कि कैसे उनकी लाइफ चेंज हुई थी। कई बार एक ही लाइफ में अब बहुत स्टेप्स इवॉल्व हो जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इवॉल्व होने के लिए एक स्टेप से दूसरे स्टेप इवॉल्व होने के लिए बहुत लाइफ खर्च करनी हो, ऐसी जरूरत नहीं है। ये हमारी अपनी बेसिकली अवेयरनेस और हमारी अपनी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड करता है। सो जब चेतन पोर्टल पे गए और उन्होंने ये देखा कि सोल अपने आप में उसमें क्षमता है इवॉल्व होने की, सो चेतन अब एक नई लर्निंग के साथ आए थे अपनी 5th लाइफ में। लेकिन जैसा कि हमें सर कहते हैं कि कुछ बीमारियां जिनको हम अपने डेथ बेड पे क्योर नहीं कर पाते, कई बार हम अपनी नेक्स्ट लाइफ में उन्हें अट्रैक्ट कर लेते हैं। सो अब एनी हमें बताएगी कि कैसे चेतन की ये सर्च फॉर लाइफ खत्म हुई। राइट चित्रा जी, जिस प्रकार चित्रा जी ने बताया कि चेतन ने अपनी लास्ट लाइफ में किस तरह से एंजॉय किया, और वो जो एंजॉय किया उन्होंने तब उस समय वो लो कॉन्शियसनेस में थे। जब उनकी लाइफ में ट्विन फ्लेम आई तो उनकी कॉन्शियसनेस थोड़ी राइज हो गई, क्योंकि ट्विन फ्लेम उनकी मिरर इमेज थी। इस वजह से उनको समझ में लगा, बट मिरर इमेज इन सेंस स्ट्रॉन्ग मिरर इमेज, यानी कि जो उनकी वो लो कॉन्शियसनेस में थे, उनकी मिरर इमेज हाई कॉन्शियसनेस में थी। सो इस वजह से वो इवॉल्व हो पाए। ठीक है, इस वजह से वो समझ पाए कि मेरे को अल्टीमेटली ये एडिक्शन हो चुका है, अब मुझे इससे बाहर आना है। वो ये बात तो समझ गए थे करुणा कि मुझे इस एडिक्शन से बाहर आना है, बट कैसे? क्योंकि जब तक वो उसे बाहर लाती तब तक वो कैंसर के पेशेंट थे और वो तब तक उनको कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। सो जब उन्होंने नेक्स्ट लाइफ देखी, नेक्स्ट लाइफ में जब वो आए तो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल जितने भी अपने इनिशियल स्टेज पे वो ट्रीटमेंट्स ले सकते थे जन्म लेकर, उन्होंने वो बिकॉज वो कैंसर के साथ ही जन्म लिया उन्होंने, तो उन्होंने बेस्ट पॉसिबल वेज अपनाए और मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए बहुत ज्यादा, बट कहीं पर भी वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाई। कहीं पर भी वो करेक्ट गाइड नहीं हो पा रहे थे, समटाइम्स कभी कुछ कभी कुछ, तो उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज्यादा आ रहे थे। तो फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट लाइफ में करुणा ने उसकी कॉन्शियसनेस को राइज किया और उन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि यस आई एम रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग कि मैं एडिक्शंस में था, मेरे को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था, मुझे अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाहिए था और कुछ बेटरमेंट के लिए, ताकि मैं बढ़ सकूं। जैसे कि चेतना जिस तरह से हमारी ट्विन फ्लेम थी उनकी, वो हाई कॉन्शियसनेस में थी, तो वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल थी। तो उसी तरह से नेक्स्ट लाइफ में जब चेतन ने जन्म लिया तो उनके माइंड में वो सीड तो था, बट वो उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे थे, उसको पकड़ नहीं पा रहे थे, उनको उसकी तरफ जा नहीं पा रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी लाइफ है, हम अब इस लाइफ में स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हैं सब लोग, वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी किसी लास्ट लाइफ में वो सीड था उसके अंदर और हमें आगे बढ़ने के लिए उसने हेल्प किया। तो हमारी इस लाइफ में हम सब देखेंगे, जो भी स्पिरिचुअलिज्म में आए हैं, जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में इस समय हैं, जो भी प्रैक्टिस में है, वो सब अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आए हैं सिंस फ्रॉम द चाइल्डहुड। उसी तरह से चेतन ने फ्रॉम द चाइल्डहुड सफर किया अपनी हर एक चीज में। हम बोलते हैं कि हम सफरिंग है, हम सफरर है, हम सफरर है। वी शुड बी ग्लैड कि अगर हम सफरर हैं, इसी वजह से हमें अब राइट डायरेक्शन मिल रही है। सो चेतन के साथ भी वही हुआ, उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट्स कराए, बट वो ट्रीटमेंट्स फेल हुए। एट द एंड उनको एक गाइड मिले, एक गुरु मिले, जिस तरह से हमें एक गुरु मिले, और उसी गुरु ने उनको फिर कैंसर से फ्री होने के लिए रास्ते दिखाए, उनको डाइट के बारे में बताया, उनको उनकी हेल्थ के बारे में बताया, उनको स्पिरिचुअली इवॉल्व होने के लिए बताया, उनको बताया गया कि किस तरह से उनकी सोल की जर्नी कितनी लंबी चलती आ रही है, अब उनकी सोल को एक्चुअली फ्री होने का समय आ गया है। सो ही नीड्स टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। सो उस समय उसको समझ आया और वो स्पिरिचुअल पाथ पर अग्रसर हो चुके।
सो नाउ वो चाहते हैं कि उनकी जो सोल है, क्योंकि फाइनली उन्होंने रियलाइज कर लिया इस चीज को कि जो गुरु है वो एक्चुअली उनको सही गाइड कर रहे हैं, और वो पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं अपने गुरु को, और उनकी जर्नी पे ही चल रहे हैं, अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं। फाइनली उनको रियलाइज हो गया, उनकी थर्स्ट जो सोल की थी वो खत्म हो गई, क्योंकि वो डिवाइन के साथ जुड़ गए, कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ जुड़े। तो उन्होंने सिर्फ डिवाइन से ये चीज कही कि आई रियली वांट टू कम बैक इन योर वूम नाउ। सो वो अब डिवाइन के वूम में वापस जाना चाहते थे, वो मुक्ति चाहते थे अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, कि अब उन्होंने जितने भी लेसन्स लेने थे वो ले चुके हैं। नाउ इन सब चीजों से हमें एक सी चीज समझ में आती है कि हम जब, हमारी जो सोल होती है जब जन्म लेती है किसी भी घर में, तो उसके संस्कारों को अपना लेती है, उनके माहौल को अपना लेती है। हमारे को यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जब भी कोई सोल जन्म लेती है हमें अवेयरनेस के साथ ही जन्म लेना है। अब हम ये कैसे कहेंगे कि अवेयरनेस के साथ जन्म होगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है बिग। सो जब हम मरते हैं, अगर हम अवेयरनेस के साथ मरते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस राइज रहती है, तो जब हमारा आगे भी बर्थ होता है तो उस कॉन्शियसनेस में हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं। सुचित्रा जी। सो इन 5 लाइफ्स के एग्जाम्पल्स का जो बेसिकली सार है वो ये है, जो हमारा टॉपिक है बेसिकली सोल सर्च एंड थर्स्ट। तो जब सोल किसी भी बॉडी में आती है तो सबसे पहले उसकी सर्च जो है अलग अलग लाइफ के लिए वो क्यों करती है। जैसा कि अभी हमने इन 5 लाइफ के एग्जाम्पल में देखा कि कई बार जो सोल है उसकी जो सर्च होती है एक लाइफ के लिए, कई बार एक डिफरेंट एक्सपीरियंस लेने के लिए होती है। कई बार उसी सोल की जो सर्च है वो नए नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। जैसे कि चेतन ने पहले यहाँ सारथी को अट्रैक्ट किया, बाद में करुणा जी को अट्रैक्ट किया। इसी तरह एक सोल बहुत से लाइफ्स सिर्फ कुछ ना कुछ लोगों को अट्रैक्ट करने में ही वेस्ट कर देती है टेक्निकली। इसी तरह कई बार एक जो सोल है अगेन एंड अगेन रीबर्थ की साइकिल में इसलिए भी फंसती है क्योंकि उसे अलग अलग प्लेसेस को अट्रैक्ट करना होता है। जैसे कि सर कहते हैं कि हमारा अलग अलग जगह से जहाँ हमारा कर्मा जुड़ा है वहां से हमें कर्मा क्लियरेंस करनी है। सर का जो कहना है कि वो अलग अलग जगह रिट्रीट भी इसीलिए करते हैं कि हम एसकेएम के मेंबर्स उस जगह पर जाकर जो भी हमारी कर्मा की क्लियरेंस है हम उस जगह पे अपने कर्मा को इसी लाइफ में क्लियर कर ले, ना कि ऐसा करें कि उस जगह के कर्मा को क्लियर करने के लिए हमें दोबारा से रीबर्थ लेना पड़े। सो ये सोल अलग अलग एक्सपीरियंसेस लेने के लिए, अलग अलग लोगों से मिलने के लिए, अलग अलग प्लेसेस की अट्रैक्शन के लिए जन्म लेती है। यहाँ तक कि अलग अलग सिचुएशंस को भी मीट आउट करने के लिए। जैसे हमने देखा चेतन पहले एक बहुत ही पुअर फैमिली का पार्ट था, सेकेंड में उसको एक अमीर फैमिली चाहिए थी, फिर उसे वो मिला तो उसे एडिक्शन चाहिए था। सो अलग अलग सिचुएशन एक सर्च करती है सोल बार बार इन चीजों को, और उसी सर्च की वजह से वो बार बार रीबर्थ लेती है। सिमिलरली सोल को इसी जर्नी में बहुत बार सोलमेट्स मिलते हैं। जैसा कि एनी ने आपको समझाया क्यों चेतन बार बार सारथी को अलग अलग फॉर्म में अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि वो उनकी सोलमेट थी। तो हम जब तक एक एक इंडिविजुअल से कर्मा अपना क्लियर नहीं कर लेंगे हम कहीं ना कहीं इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। उसी तरह हमारी हर सोल को एक ट्विन फ्लेम की जरूरत है इस साइकिल से बाहर आने के लिए। सो जिस पल हमारी ये सोल की सर्च, बेसिकली लाइफ की सर्च खत्म हो जाती है, उसी पल सोल की थर्स्ट स्टार्ट हो जाती है। यही डिफरेंस है सर्च में और थर्स्ट में। सोल हमेशा लाइफ के लिए सर्च करती है, सोल हमेशा लाइफ के लिए सर्च करती है, कभी डिफरेंट पीपल्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कभी डिफरेंट सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने के लिए, और कभी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए। लेकिन जिस पल सोल की ये लाइफ की सर्च खत्म हो जाएगी और उसकी थर्स्ट शुरू हो जाएगी, और ये थर्स्ट हमारे अंदर हर पार्टिसिपेंट के अंदर ये थर्स्ट एक्चुअली शुरू हो गई है। ये थर्स्ट होती है डिवाइन एक्सपीरियंसेस के लिए, ये थर्स्ट होती है एक गुरु के लिए, ये थर्स्ट होती है एनलाइटनमेंट के लिए, और ये थर्स्ट होती है मोक्ष के लिए। सो हम सबको अपनी इस लाइफ की सर्च को खत्म करना होगा, तभी हम अपनी इस थर्स्ट को बढ़ा पाएंगे।
और जैसे जैसे ये थर्स्ट बढ़ेगी, हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो स्पीड अप होगी, और जैसे ही हमारी ये स्पिरिचुअल जर्नी स्पीड अप होगी, अल्टीमेटली हम उस स्टेज पर आएंगे जैसे कि चेतन आया था। हम लोग सब भी मोक्ष और निर्वाणा की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम में से हर एक इंडिविजुअल को उस डिवाइन की वूब में वापस जाना होगा जहां से हमारा पहली बार बर्थ हुआ था। सो जो आज का टॉपिक का जो सार है वो ये है कि हम लोग जितनी लाइफ इस सर्च में वेस्ट करेंगे, उतना ही हम इस थर्स्ट से दूर होते जाएंगे। सो हम सबको क्योंकि गुरु मिल गए हैं, सो हम लोगों को जो चेतन को इतनी स्ट्रगल के बाद मिला, हमको भी बहुत सी स्ट्रगल के बाद मिला होगा आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि आज हमें इस बात का रियलाइजेशन हो गया है कि कितनी लाइफ्स अननेसेसरी कर्मा क्लियरेंस में वेस्ट हो जाती है। सो जब तक हम उस सर्च को बंद नहीं करेंगे, हम उस थर्स्ट को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लगातार ये सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान ले रहे हैं, सो कहीं ना कहीं हम सबकी थर्स्ट तो स्टार्ट हो गई है। सो अब एनी इसे कंक्लूड करेंगी कि किस तरह ये थर्स्ट एक्टिव होकर हमें इवेंचुअली निर्वाणा की ओर ले जाएगी। जी, तो जिस तरह से इन्होंने समझाया, चित्रा जी ने बहुत ही अच्छे से समझाया, इन्होंने एक्चुअली सब कुछ कवर कर दिया, मेरे लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे हैं बोलने के लिए। यानी आपका कंक्लूजन सबसे बेस्ट होता है। मेरे लिए एक्चुअली मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे अब ऑनेस्टली। तो सो अब हम सबकी सोल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, तो अब हमको आगे बढ़ना है सोल जर्नी में। हम एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आज सुबह मुझे छोटा सा डाउनलोड हुआ एक एग्जांपल, एक चीज व्हाइल डूइंग मेडिटेशन, मैंने चित्रा जी से शेयर किया था। चित्रा जी, आई थिंक मेरे को वो शेयर करना चाहिए, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से हम अपनी लाइफ को इस तरह से भी ले सकते हैं, जैसे हम ही चेतन है और हम ही सारथी है। हमारा जो आत्मा है, हमारी जो सोल है, दैट इज चेतन, जिसे हम चेतना भी बोलते हैं, जो वो चेतन है। और हमारी जो बॉडी है, दैट इज सारथी। तो हम सब जानते हैं कि सोल और सारथी को हमेशा साथ चलना चाहिए, सारथी और चेतना हमेशा साथ चलते हैं। तो अब जब पहली बार सोल हमारी एंटर करी इस सारथी के अंदर, तो वहां पर ही चेतना ने सारथी, पेरेंट्स हमारे कौन है? यूनिवर्स हमारा पेरेंट्स है, ठीक है? यूनिवर्स इज अवर गॉड, अवर पेरेंट्स। तो उन्होंने हमें जन्म दे दिया कि सोल को छोड़ दिया अब धरती पे, अब ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारा घर है, अब तुमको जो करना है तुम करो, राइट? सो जब मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं जब सोल एज अ बॉडी के अंदर आई, तो मेरा झगड़ा शुरू हो गया सोल के बॉडी के साथ, कि मैंने उसको बोला कि मैं अवेयरनेस में हूं और मुझे अब एक्सपीरियंस, अवेयरनेस के साथ एक्सपीरियंस चाहिए। तो बॉडी ने बोला अब तुम मेरे हाथ में आ गई हो, सारथी ने बोला अब तुम मेरे हाथ में आ गई हो, तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सोल ने बोला कि नहीं, मैं तेरे हिसाब से नहीं चलूंगी। लेकिन वो माया के जाल में चलते चलते बॉडी ने सोल को डोमिनेट कर दिया। जिस तरह से हमारी फैमिली में कोई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो हमें डोमिनेट कर देते हैं और हम डोमिनेट होकर दब जाते हैं, सप्रेस हो जाते हैं, उसी तरह से वो बॉडी ने, वो सारथी ने क्या किया, हमारे सोल को सप्रेस कर दिया। तो हमारी सोल सप्रेस हो गई और माया के जाल में फंस गई। तो अल्टीमेटली जब माया के जाल में वो फंसी, तो हमको अब हर जन्म लेते गए वो माया के जाल में, यानी कि वो कार्मिक इतना बन गया हमारा कि हमें खुद ही समझ नहीं आया। वो वेब इतना क्रिएट हो गया कि अब उस वेब से हमारी आत्मा को बाहर निकलना है, लेकिन अब उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअली वो है क्या। एक्चुअली वो लाइट है, वो एक्चुअली प्योर सोल है, उसको बाहर आना है, उसको नहीं पता, क्योंकि बॉडी की उलझनों में। उसी तरह से हम रिलेशनशिप्स में इतना उलझ जाते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का रिलेशन हो, हस्बैंड वाइफ, मदर डॉटर, बच्चे, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, एनी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, हम खुद ही फंस जाते हैं उनमें। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि सोल हमारी फंसी, बट बॉडी ने अवेयरनेस नहीं दी, और ना ही बॉडी और माइंड कभी अवेयरनेस देंगे हमें। अवेयरनेस हमेशा हमें चेतना ही देगी। बट कोई आपकी लाइफ में ऐसी डायरेक्शन आती है, जब वो डायरेक्शन आती है तो उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। तो हमारी लाइफ्स में अब वो डायरेक्शंस आ चुकी हैं, उसे ग्रैब कीजिए। काफी लोग ग्रैब कर चुके हैं, काफी लोग सिर्फ इस मूवी थिएटर में आते हैं, 1 घंटे का शो देखते हैं और बंद करके चले जाते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते हैं फ्यूचर के लिए। आई एम सॉरी, आई एम लिटिल रूड, बट एक्चुअली अगर हम एक्चुअली में चाहते हैं कि हम इस मूवी को रियल लाइफ में कन्वर्ट करें, रियल एक्सपीरियंस लें, तो हमको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमको अपनी बॉडी को बोलना पड़ेगा, भाई तू झूठी है, मैं सच्चा हूं। सो
आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको अवेयरनेस चाहिए, अपनी चेतना को बढ़ाने की अवेयरनेस चाहिए. सो दिस इज द कंक्लूजन कि हमको किस तरह से वापस अपने वूम में जाना है गॉड के. तो हमारे फादर जो मदर होते हैं, जो मैंने बताया यूनिवर्स का स्टार्टिंग में ही, कि वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमें छोड़ देते हैं. जैसे कुछ पेरेंट्स हैं जैसे बच्चों को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं कि जाओ अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी लो. उसी तरह से हमने भी वो चीज की, लेकिन एट द एंड पेरेंट्स कहते हैं कि बस बहुत हुआ तुम्हारा. तो उसी तरह से अब यूनिवर्स जब वापस आपके पास कोई गुरु भेजता है ना, तो वो बोलता है पेरेंट्स भेजते हैं आप पे, यूनिवर्स भेजता है, भगवान भेजता है, बोलता है बहुत हो गया अब आपका, अब वापस घर आना है आपको. इट्स इनफ नाउ, आपने जो एक्सपीरियंस लेने थे ले लिए, अब अपनी सोल की एक्सपीरियंस लो और इसकी थर्स्ट को खत्म करके वापस इवॉल्व हो जाओ. सो दिस दैट्स ऑल. मैंने थोड़ा शॉर्ट में और इसको अपनी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है. सो थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू एवरीवन. मैं एक बात सभी पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो बहुत जब डिफिकल्ट तरह से हम पढ़ाते हैं तो वो समझ नहीं पाता. सो मदर्स या टीचर्स अधिकतर एक बहुत ही इजी सा मेथड ढूंढ लेती है अपने बच्चों को समझाने का. सो इस बार एनी और मैंने भी यही किया कि हम लोगों ने ना तो कोई हैवी स्लाइड्स रखी, ना तो कोई हैवी वर्ड्स रखे. एनी और मैं चाहते थे कि हम एक्चुअली बात बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसकी गहराई में कभी नहीं जा पाते. सो दिस इज द रीजन आई, और मैंने सोचा कि इस बार हम एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन करते हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग लगेगी, और जो बहुत छोटी सी बात है लेकिन हम लोग उस पर कभी ध्यान नहीं देते. तो आज हमने पूरा प्रयास इसीलिए किया, इस तरह से पिक्चराइजेशन करी कि छोटा सा, जो बहुत ही छोटा सा मैसेज है उसे एक्चुअली बहुत ही छोटे से तरह से ही समझाने की जरूरत होती है. एंड दिस वाज द रीजन कि एनी और मैंने एक ये पिक्चराइजेशन करके हम आपके सामने लाए. बिकॉज जब आप रिलेट करते हो किसी की लाइफ में, तो आप फौरन उसमें बेसिकली अपने आप को भी आप पिक्चराइज कर सकते हो. सो दैट वाज द होल पर्पस कि इसको थोड़ा सा हमने ऑन लाइटर साइड रखा आज. सो आई डोंट नो लोगों को मजा आया कि नहीं आया, वो बाद में पता लगेगा. बट एनीवेज नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एनी की एक छोटा सा एनी एक मेडिटेशन कराइए आप, जिससे कि एक्चुअली जैसे चेतन की सर्च फॉर लाइफ खत्म हुई और थर्स्ट स्टार्ट हुई, हमारी थर्स्ट स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये थर्स्ट को अभी हमें एंड करके वापस वूम में जाना है. सो एनी आई थिंक यू द बेस्ट पर्सन फॉर दिस. जी, तो हम लोग शुरू करते हैं. तो हम ऑलरेडी सोल की सर्च खत्म कर चुके हैं. सो अब हमको थर्स्ट पे जाना है, तो बहुत छोटी सी मेडिटेशन करेंगे. आई थिंक 10-15 मिनट्स की मैक्सिमम होगी, शायद से हो सकता है कम भी हो. सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट क्लोज योर आईज. सांसों पर ध्यान दीजिए अपना. पूरा ध्यान सांसों पर ही रहेगा. अपनी चेतना से जुड़िए. आवाहन कीजिए अपनी चेतना का. हम सब जानते हैं, the seat of the soul is in our heart. So focus on your heart and connect with your soul, your Chetana. Go more deeper and deeper to connect with the Chetana. Just भाव डालिए. I allow myself to connect with my Chetana. आज मैं अपने आप से, अपनी चेतना से मिलना चाहता हूँ.
चाहती हूँ। कृपया मेरे साथ कनेक्ट होइए। See, the divine cord is connected with the Chetana of your heart, with your heart. उसी तरह से अब आवाहन कीजिए अपने भगवान का, जिनकी चेतना लेकर आपने जन्म लिया। उस चेतना के साथ जुड़िए, उस भगवान के साथ जुड़िए। अगर आप जानते हैं और आप नहीं भी जानते कि आप किसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़े हैं, जस्ट जिसे भी आप मानते हैं, पूजते हैं, जिनका रोज इन्वोकेशन करते हैं, उनको ही इन्वोक कीजिए, क्योंकि उन्हीं की फ्रीक्वेंसी में आप हैं। उन्हीं की चेतना लेकर आप आए हैं। अब इस समय आपकी चेतना और आपके गुरु दोनों आपस में बात कर रहे हैं। उस मोमेंट पे जाइए जब आप इंटरनली कनेक्टेड हो अपने मास्टर्स के साथ। अपने मास्टर से कहिए, साईं, I took all the experiences. मैंने सभी एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं और कुछ बाकी हैं, तो उन्हें मैं आज सब एक्सपीरियंसेस को अपने साथ रखकर उन सभी लोगों से डिटैचमेंट का भाव डालता हूँ। साईं, आपकी प्रेजेंस में, आपकी परमिशन से अब मैं इवॉल्व होना चाहता हूँ। मैं आपके वूम में वापस आना चाहता हूँ। अब मैं जान चुका हूँ वो मार्ग क्या है। मेरी सोल की सर्च खत्म हो चुकी है। अब मैं जानता हूँ, जान चुका हूँ, ये जितने भी रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स, वो कैसा भी रिलेशनशिप हो, माँ बाप का, बच्चे का, भाई बहन का, सोलमेट का, हस्बैंड वाइफ का, ट्विन फ्लेम का, आज मैं उन सभी रिलेशनशिप्स के साथ डिटैचमेंट करने के लिए तैयार हूँ। उन सभी कॉर्ड्स को काटने के लिए तैयार हूँ। उन सभी कॉर्ड्स को अनकंडीशनली हील करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे परमिशन दें कि आज मैं सब अनकंडीशनली हील कर दूँ और इन सब कॉर्ड्स को रिलीज कर दूँ। थोड़ा सा साइलेंट होकर अपने भीतर उस जवाब का इंतज़ार करिए। आपके गॉड, आपके मास्टर्स आपको जवाब देंगे।
साईं, हे भगवान, देवी माँ, हनुमान जी, आज मैं पूरी तरह से तैयार हूँ इन सभी सोल्स के साथ डिटैच होने के लिए, सभी रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में शिफ्ट करने के लिए। मेरी सोल अब आपके पास आना चाहती है, मैं फ्री होना चाहती हूँ। प्लीज हेल्प मी टू मेक मी फ्री। मैं एक्सेप्ट करती हूँ सभी लेसन्स को फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, सभी एक्सपीरियंसेस को। अब केवल और केवल मेरी थर्स्ट है तो आपकी ओर बढ़ने की। Now take the blessing from your Guru, from your God. वो blessing भेज रहे हैं आपको। अपनी नाभि से वो सभी अटैचमेंट्स को कट कर दीजिए। जितनी भी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं सभी को कट कर दीजिए। Who are willing to cut the cords, please make sure that you are taking the blessings from your Guru, from your God, with the permission. और जो लोग विलिंग नहीं हैं, अभी अपनी लाइफ की सर्च में बढ़ना चाहते हैं, दैट्स देयर चॉइस। वो केवल और केवल भगवान से जुड़कर ब्लेसिंग्स लें ताकि आपकी लाइफ में वो इजी लाइफ और एक्सपीरियंसेस के साथ आपकी लाइफ को आगे बढ़ाएं। हमारे पास दोनों चॉइसेस हैं, to cut the cords with the belly button, else take the blessings and move forward in your life. This is completely our choice. जिन लोगों को सिंबल्स आते हैं वो सिंबल्स डालते हुए इन कॉर्ड्स को कट कीजिए। वरना उनके हाथों से वाइट डिवाइन लाइट आते हुए अपनी ओर देखिए। जैसे जैसे आप कॉर्ड्स कट कर रहे हैं सभी डार्क पार्टिकल्स दूर होते जा रहे हैं आपके साथ। आपके भीतर जितने भी डार्क पार्टिकल्स हैं, फियर के, इमोशंस के, अटैचमेंट्स के, वो सब फ्री होते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। सब कॉर्ड्स फ्री हो चुकी हैं, सभी रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल हो चुके हैं। उन सभी रिलेशनशिप्स में सभी का धन्यवाद कीजिए कि आपको एक्सपीरियंस देने के लिए, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, आज हम समझ चुके हैं वो केवल और केवल एक्सपीरियंस था, लर्निंग थी। उन सभी आत्माओं का धन्यवाद कीजिए। वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही से जन्मे थे, तो अपने भीतर जितने भी डार्क पार्टिकल्स हैं उनको भी ये हीलिंग लाइट भेजिए और उन सबको ट्रांसफॉर्म होते देखिए, फ्री होते देखिए लव और लाइट में।
सभी पार्टिकल्स गॉड के अब आपके भीतर आ रहे हैं। और हमें फ्री कर रहे हैं। अपने आप को फ्री होता हुआ देखिए, आपके बॉडी के हर एक सेल को फ्री होता हुआ देखिए, इंडिपेंडेंट होता हुआ देखिए, येट अनकंडीशनल है वो सबके साथ, फ्री है लेकिन अनकंडीशनल है। उसी तरह से अब हमारे रिलेशनशिप भी फ्री है, सभी को स्पेस दे रखी है हमने और सबने हमें, वो केवल और केवल अनकंडीशनल है, where there is no expectations, where there is no attachment. हील करते जाइए, अपने आप को फ्री करते जाइए। गॉड के पार्टिकल्स लाखों की तादाद में आपके भीतर उतर रहे हैं और आपके भीतर लाखों सेल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं लव और लाइट में, उसे अनकंडीशनल बना रहे हैं। फाइव कॉन्शियस ब्रेथ्स के साथ आप इसे इनहेल कीजिए और एक्सेल कीजिए सभी डार्क पार्टिकल्स को। Breathe in all the God particles and breathe out all the dark particles. जो भी आप ब्रीद आउट कर रहे हैं वो ट्रांसफॉर्म होके गॉड की लाइट में आपके पास आ रहा है। एक और लास्ट लंबी और गहरी सांस लेंगे और सभी का शुक्रिया करेंगे, अपनी चेतना का, अपने रिलेशनशिप्स का, अपनी फैमिली का और अपने गॉड को, अपने साईं को कहिए थैंक यू for giving you the way to come home, come back in his womb. धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने चेतन मन पर, अपने हृदय पर वापस आइए। धीरे धीरे वापस आइए, सभी का थैंक यू करते हुए। अपने हाथों और पैरों को हिलाइए, slowly come back. थैंक यू। होप सबको मजा आ गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। So thank you so much चित्रा जी।
Thank you, Are you thank you, there? Annie. Can you hear me? जी 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 जी. Thank you so much, Annie. The beautiful meditation आपने कराई. Thank you so much. जी. सो कोई कुछ शेयर करना चाहता है? आई थिंक किसी का हैंड रेज है. सो इफ वी हैव टाइम, सो जी शारदा आंटी है. ओके शारदा आंटी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को. जी आंटी. मैं अनम्यूट हूँ. जी 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 आंटी. हाँ, थैंक यू सो मच एनी एंड चित्रा जी, रियली बहुत अच्छा रहा. और सच्ची बात, मैं एक बात बताऊं, थैंक यू आप दोनों का. पर मुझे जब आप स्टार्ट में ऐसे लग रहा था, दोनों के चेहरों में मुझे ना साइन भी दिख रहे थे. और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था खुद उदय सर ही बैठे हैं. कभी उदय सर आप में दिख रहा था, कभी चित्रा जी में दिख रहा था. अरे दोनों में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सर जी कर रहे हैं और आप दोनों थे ही नहीं वहां पे. हम सर की कॉर्ड के साथ कनेक्ट होके बैठते हैं ना आंटी, हाँ, ऐसे बैठते ही नहीं है. आंटी सारी करते हैं सब बिल्कुल कुछ. बिल्कुल बिल्कुल. सर के लग बिना नहीं हम रहा कहीं था चल नहीं कि सकते, इसलिए सर को पकड़ के बैठते हैं हम. बि- बिल्कुल बिल्कुल है नहीं ऐसा. मुझे बिल्कुल एक पल के लिए नहीं लगा कि सर जी नहीं है. हाँ, और थोड़ी देर पहले यानी 3 बजे के करीब ही मैं, हमारे 3 बजे थे, मैं सर जी का वीडियो देख के ही मैं थोड़ा आराम कर रही थी और उठी तो बेचारा टाइम हो गया था. मुझे बिल्कुल एक पल के लिए नहीं लगा कि सर जी नहीं है. आपके फेस पे बिल्कुल सर जी दिख रहे हैं. उधर फिर चित्र आई तो बड़ी, अरे यहाँ भी सर जी दिख रहे हैं. आंटी हम सब वननेस में है ना, तो सब एक दूसरे में दिखेंगे ही. सच्ची, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. Thank you, thank इतना, you. और इतना इजी वे बताया कि इतना इजी वे तो आई कांट ओनली इमेजिन. बहुत बहुत थैंक यू, ये थैंक यू, सब चित्रा जी का प्लान था. सब साई करुणा मिशन का है, हमारा थैंक तो यू, कुछ नहीं है. थैंक यू चित्रा जी, थैंक यू, थैंक यू. बिल्कुल अभी आप चित्रा जी दिख रही हैं, वो टाइम नहीं दिख रही थी मुझे चित्रा जी. वो टाइम बिल्कुल मुझे सर जी दिख रहे थे. हम मैं सच्ची कंफ्यूज हो रही थी, सर जी इसमें या उसमें, दोनों में सर जी दिख रहे हैं मुझे. हम सोनाली जी को लेंगे नेक्स्ट. सोनाली जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को. हाय आपकी We वॉइस can't. क्रैक हो रही है सोनाली जी. जी सुनील गाला जी, आप अनम्यूट कीजिए खुद को. क्या मैं सुनाई दे रही हूँ? नहीं सोनाली, आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है. एक्चुअली यहाँ पे नहीं साइक्लोन वाला मौसम है ना, तो इंटरनेट आप आप चैट क्वेश्चन बॉक्स में आंसर लिखिए, ग्रुप, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए. चैट बॉक्स पे या क्वेश्चन आंसर ग्रुप पे, आई थिंक वो बेटर जी. होगा. जी सुनील गाला जी, हम लास्ट कॉलर लेंगे. जी सुनील गाला जी. सुनील जी. ओके, आई थिंक उन्होंने गलती से शायद खड़ा कर दिया होगा हाथ. सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस. हेलो हेलो. जी 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 मैम, मैं हेलो. जी जी बोलिए. हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम. बहुत ही अच्छा था सेशन. इट्स वंडरफुल. और मैम, मेरे को है ना इसमें थोड़ा डार्कनेस बहुत दिख रहा था पहले स्टार्टिंग में. फिर इसमें मतलब वाइटनेस में थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट होने लगा. सुपर. तो डार्क पार्टिकल्स को ही तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है ना. ओके डार्क ओके. पार्टिकल्स कन्वर्ट हो गए जी जी, वाइट. डार्क तो हमारे अंदर है ही है, हम डार्क तो हमारे भीतर बहुत है. सो हमको उनको ही कन्वर्ट करना है. तो बट हमें जानना है कि वो डार्क पार्टिकल्स एक्चुअली है क्या, ओके. किस चीज के हैं वो, ऐसी कौन सी चीज है. डार्क पार्टिकल्स यानी कि आपके भीतर का एंगर, जेलसी, इनसिक्योरिटी, दीज आर योर डार्क पार्टिकल्स. तो इनके ऊपर हमें लाइट डालनी है. जब हम लव और लाइट लेते हैं गॉड से, गॉड के पार्टिकल्स मांगते हैं, तो मतलब हम अवेयरनेस की लाइट और लव मांग रहे हैं कि उसे अनकंडीशनल करो और अवेयरनेस की लाइट दो. ओके ओके, थैंक यू मैम. वेलकम जी. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. थैंक यू सर. थैंक यू एवरीवन. गुड नाइट. Thank you. Good night. गुड नाइट चित्रा जी. बाय. Okay, bye bye.